आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। स्टार्ट करेंगे विद ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि जो भी हमारे पास फैमिली में सबसे ऊपर होता है हम उसी के नाम से उस पूरे ग्रुप का नाम रख देते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली हम इसे बोलते हैं और इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन फैमिली की जगह चैल्कोजेंस इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो भी ओर्स बनती हैं, है ना, तो वो सारी की सारी इनकी हेल्प से बनती हैं। ओके, अगर आप किसी भी ओर का नाम ले लीजिए तो उनमें ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। ऑक्सीजन के बिना कोई और नहीं बन सकती, है ना। तो मतलब ऐसे है कि बिना इन एलिमेंट्स के बिना कोई भी और नहीं बन सकती, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके फैमिली मेम्बर्स को। सबसे पहला आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, सेलेनियम, फिर उसके बाद आता है टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है, निमोनिक है, वो है उससे टेपो, है ना, कॉपी करना किसी से, यानी कि उससे टेपो। तो ये हमारे पास इसकी निमोनिक है और इनके एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर 16 और फिर सेलेनियम जो रहता है वो उसके पास है 34, फिर टेल्यूरियम जो होता है वो होता है 52, पोलोनियम जो होता है 84 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 16 में क्या होगा, लास्ट का हमें 6 देखना है। तो 6 यानी कि हमें लास्ट के जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में टोटल। तो यहाँ पर देखिए 2s2 2p4 रहेगा। ओके, ऑक्सीजन के केस में। फिर सेलेनियम में आए, फिर 3s2 3p4, फिर 4s2 4p4, 5s2 5p4 और फिर आगे हमारे पास 6s2 6p4। ओके, तो ये जो है हमारे पास कॉमन ट्रेंड रहेगा, हमेशा s में 2 और p में हमेशा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि इसकी जो कॉमन जनरल हम कहेंगे उसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या रहेगी, ns2 np4 हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको पूछा जाता है कि ग्रुप 16 एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ns2 np4 होती है, यानी कि n जो भी रहेगा तो उसके हिसाब से, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हो सकती है 2 से लेकर के 6 तक की इसकी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो ट्रेंड रहता है बिल्कुल सेम रहेगा। एटॉमिक रेडियाई के अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होती है, इस वजह से साइज़ जो होता है इंक्रीज़ करता है। अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड, तो उसका जो साइज़ होता है डिक्रीज़ होता है अलॉन्ग द पीरियड। और डाउन द, आप अगर देखें डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पर हमेशा इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि इंक्रीज़ होता है। तो ये रेगुलर ट्रेंड है, कोई नया बात नहीं है इसमें। तो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका सिंबल होता है डेल्टा HI, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जो भी आपके पास, ये रहा आपके पास एक गैसियस एटम, इसमें सेंटर पे न्यूक्लियस है और इसके बाहर पे जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उसे उस एटम से अलग करने में जो भी एनर्जी आपको लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा HI या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आपके जो भी आपके पास एटम है उसका साइज़ बड़ा है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपको बहुत आसानी होगी उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से दूर करने में। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर डेल्टा HI जो होगा उसका कम हो जाएगा विद इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक साइज़, यानी कि एटॉमिक साइज़ के बढ़ते ही उसका जो आपके पास डेल्टा HI है वो कम हो जाना चाहिए, है ना। तो यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं उनका साइज़ कैसा होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है कंपैरेटिवली। अगर हम ग्रुप 16 से बात करें तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अलॉन्ग द पीरियड जो होता है उनका साइज़ कैसा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। पर फिर भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर बिगर देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, yet ionization enthalpy of group 15 elements are higher than those of group 16 elements। तो जो आपके पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स है उनका साइज़ बड़ा है, तो उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ही हमसे पूछ रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट से। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम एक और टर्म्स में पूछ सकते हैं, although nitrogen has bigger atomic size than oxygen, yet ionization enthalpy of nitrogen is higher than that of oxygen. Why?
तो जो आपके पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स है और ग्रुप 16 एलिमेंट है, उन्हीं के एक एलिमेंट ले लिया है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है। हम जानते हैं जो नाइट्रोजन का साइज़ है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से, है ना। तो साइज़ बड़ा है तो उसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम होनी चाहिए, है ना। तो कम होनी चाहिए, पर फिर भी क्या है, ज़्यादा है कंपैरेटिवली किससे, ऑक्सीजन से। तो यही हमसे पूछ रहे ऐसा क्यों है, तो इसकी सिंपल सा इसका रीज़न है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ग्रुप 15 वालों की। ये रहे ग्रुप 15 वाले और ये रहे ग्रुप 16 वाले, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें ग्रुप 15 वाले, इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप 16 वालों के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ग्रुप 15 वालों की बात करते हैं तो इनकी जनरल एटॉमिक आप जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है NH2 NP3, और यहाँ पर जो है अभी हमने देखी थी NH2 NP4 होती है कि नहीं होती है। अगर आप देखें पी सबशेल की NH2 जो है दोनों में कॉमन है, तो पी सबशेल में हम देखेंगे यहाँ पर जो है आपके पास ये क्या है, ये NP4 है और यहाँ पर ये NP3 है। तो NP3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसी है, हाफ फिल्ड है। और अगर हम उसी तरह बनाएंगे ग्रुप 16 वालों के लिए तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड नहीं है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुल फिल्ड है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास ग्रुप 15 वाले हैं वो क्या है, हाफ फिल्ड हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप 16 वालों की, तो ग्रुप 16 वाले क्या है, नीदर हाफ नॉर फुल, नीदर हाफ नॉर फुल फिल्ड, ना ही वो पूरे उनका कंप्लीट है उनका, और ना ही वो क्या है, आधे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि हाफ फिल्ड है तो क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है ना। और अगर हम वही बात पढ़े इनके लिए तो यानी कि ये ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, तो ये स्टेबल होते हैं, नहीं होते, ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल होंगे। और इसकी वजह से जब अगर हम देखें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी में से तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना अच्छे से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। या ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि ये तो चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल होने के लिए तो इसको कम एनर्जी लगेगी, आराम से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना स्टेबल बन सकता है ना। तो इसे कम एनर्जी लगेगी और इसमें जो होगी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसे अनस्टेबल बनाने में। तो यहाँ पर इसकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, हाई डेल्टा HI। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो डेल्टा HI होगी वो क्या रहेगी, लोअर रहेगी, लोअर डेल्टा HI, है ना। तो यही रीज़न होता है जो हमारे पास ग्रुप 15 वाले हैं उनकी एंथैल्पी जो रहती है हाई रहती है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि उनके पास हाफ फिल्ड इनकी रहती है कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर जो है ग्रुप 16 वाले ना ही वो हाफ फिल्ड होते हैं ना ही फुल फिल्ड होते हैं। तो उनको जो है आराम से एक अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आराम से उनका निकल जाता है, ज़्यादा उसको एंथैल्पी नहीं चाहिए। हम जानते हैं ये बात कि ग्रुप 16 का साइज़ जो होता है छोटा रहता है ग्रुप 15 से, बट क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड है, इसीलिए यहाँ पर इसकी एंथैल्पी जो होती है ज़्यादा होती है। यही रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, दिस इज ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी सब शेल ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ड्यू टू विच दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल इन नेचर। तो इनका हाफ फिल्ड होता है, हम जानते हैं हाफ फिल्ड जो होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा EG और H, यानी कि डेल्टा H EG, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप तो समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारे पास आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा उसको जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे गेन करने में जो भी इसको एंथैल्पी लग रही होगी उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। किसी भी अकेले gaseous atom की अगर हम बात करें तो वो जो भी आपके पास उसका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो अब कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं कि कब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है नेगेटिव होती है तो उसका क्या मतलब है, और अगर पॉजिटिव होती है तो क्या मतलब है। तो इसे हम क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। अगर आप आगे पे करेंगे इसके बारे में तो अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा तब। तो हम नोट करके देखेंगे एक बात
दैट अगर हमारे पास तो डेल्टा एच ई जी है वो नेगेटिव होगा, तो इसका क्या मतलब होगा, हम जानते हैं कभी भी किसी भी आपके पास एटम में उसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन ही तो हो रहा है, तो उतना अगर जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ही इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। वही बात एंथैल्पी के केस में भी है, अगर जो भी हमारे पास एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो उसका साइन कैसा आएगा, उसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर जितना ज़्यादा उसने गेन किया है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव आएगा, है ना। और अगर एक और केस आता है, अगर उसने गेन नहीं किया तो वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं करता होगा, तो उसका साइन कैसा आ जाएगा, उसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 केस यही बनते हैं। सबसे पहला है, अगर if an atom has tendency to gain electron and then its electron gain enthalpy is always taken as negative, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और उसने गेन किया होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव बनाता है। और अगर नेक्स्ट केस है, greater tendency of an atom to gain electron, more negative will be its electron gain enthalpy, यानी कि जितनी भी ज़्यादा वो एटम को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतनी ज़्यादा नेगेटिव बनाता है उसको। ये बात भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट वही सेम है जो मैंने आपको बोला, when atom does not have tendency to gain electron then its electron gain enthalpy is taken as positive, जब वो गेन नहीं कर सकता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अमंगस्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन हैज़ लीस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाई। तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे क्या करना है, हमें गेन करना है, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रखती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी बात हो रही है। ऑक्सीजन जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको गेन करने में ये जो होता है अपने ग्रुप में सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम नेगेटिव होती है, जबकि इसका साइज़ तो छोटा है ना। छोटा है तो इसे गेन कर लेना चाहिए। तो छोटा है तो एक और बात भी तो है, यहाँ पे इसके आसपास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे, और जब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिपेल कर रहे होंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है उसके वजह से क्या होता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उतने आराम से नहीं आ पाएगा, उसको मुश्किल होगी, क्योंकि उसका रिपल्शन उसको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और जैसे ही वो आ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से आना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कंपैरेटिवली पूरे ग्रुप में सबसे कम होती है, लीस्ट नेगेटिव होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि उसे रिपेल भी कर सकते हैं साइज़ छोटा होने की वजह से। तो यही सेम रीज़न लिखा हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, तो उतनी ज़्यादा ही होगी, आराम सब चिपके चिपके वैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इज़ वेरी हाई एंड हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन, तो जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपल्शन होगा, क्योंकि सब जो है साथ में नेगेटिव नेगेटिव जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साथ चिपके हुए हैं, तो वो जैसे ही आएगा तो हम जानते हैं कि जो भी लाइक चीज़ें होती हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो आज हमने इसकी देखी 3 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमने देखा उसका नॉर्मल एटॉमिक रेडियस जिसका ट्रेंड नॉर्मल चलता है, उसके बाद हमने देखा उसका डेल्टा एच आई, उसमें भी नॉर्मल चलता है, मगर कंपैरेटिवली जो हमारे पास ग्रुप 16 होते हैं, है ना, उससे जो होता है हमारे पास उसकी डेल्टा एच आई ज़्यादा होती है। ये भी हमने देखा क्यों, क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप 15 के पास, जो कि ग्रुप 16 के पास नहीं होती, ना ही उनके पास हाफ होती है ना ही उनके पास फुल होती है। फिर हमने थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो भी एनर्जी लगती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, वही हम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और हमने उसके 3 पॉइंट्स पढ़े मेन, जो कि है अगर किसी भी कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा जितना ज़्यादा वो गेन करेगा उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा अगर वो गेन नहीं करेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव होती है इस पूरे ग्रुप में, जबकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा घने घने से रहते हैं, पूरे एटम में छाए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन महसूस होता है और उसके वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सबसे कम होती है। तो ये हमने आज पढ़ा है। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।
If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.